खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल के बारे में यह आंकड़ा रखा कि पिछले 2 दशकों में राज्य में 11 लाख वर्कर्स ने पलायन किया। 11 फरवरी 2025 को बजट पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एक समय भारत का औद्योगिक केंद्र रहा बंगाल अब 2021 में 3.5% हिस्सेदारी के साथ विनिर्माण में बहुत पीछे चल रहा है। बंगाल की प्रति व्यक्ति आय भी पिछले 20 वर्षों से राष्ट्रीय औसत से कहीं पीछे है। 2021-2022 में ये 23वें स्थान पर पहुंचे। No jobs, no factories, no vision. That's Bengal for you, sir. Bengal was industrial powerhouse. 24% share when in 1947 during independence, Bengal had 24% share in manufacturing. Today it has 3.5%, sir. Bengal's per capita income growth lags behind the national average. For the last 20 years, per capita income of Bengal lags behind the national average for last 20 years. It's ranked 23rd. In 21-22, it was 23rd among all states of India. Sir, Trinamool Congress has institutionalized corruption, gutted institutions, and Trinamool has become a byword for exploitation. Trinamool has become a byword for exploitation, sir. बजट पर चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार के ऐसे आंकड़े पेश किए जिससे हर कोई हैरान रह गया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र परिवारों को घर आवंटित करने की शिकायतों से लेकर मनरेगा में 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड का भी खुलासा हुआ। देश की वित्त मंत्री ने 100 करोड़ के मिड डे मील घोटाले की भी जानकारी सदन में दी। पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत का रिपोर्ट कार्ड बताते हुए निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि पश्चिम बंगाल में पूंजी निर्माण 2010 में 6.7% से गिरकर हाल के वर्षों में 2.9% पर आ गया है। केंद्र की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य के ये हालात निवेश के प्रति शत्रुता का सीधा परिणाम है। राज्य में ना तो नौकरियां हैं, ना ही कारखाने और ना ही दूरदृष्टि। राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती इन्फिल्ट्रेशन की भी है। वेस्ट बंगाल के करीब 5 जिले सीधे तौर पर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं और इसी वजह से रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ पिछले कुछ सालों से पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वेस्ट बंगाल के जिलों की अगर बात करें तो नादिया, वर्धमान, हुगली, मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगती करीब 2217 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कि भारत की किसी भी देश के साथ लगने वाली सबसे लंबी सीमा है और इसी सीमा से बंगाल में प्रवेश करना कोई मुश्किल बात नहीं। रोहिंग्याओं को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कि सरकार वोट बैंक के लिए अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देती है, जो देश के लिए एक बड़ा संकट भी पैदा कर सकता है। ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। भारत में 2012 के बाद से रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ी। गृह मंत्रालय ने UNHRC के हवाले से बताया कि भारत में दिसंबर 2021 तक 18,000 रोहिंग्या मुसलमानों के होने की जानकारी मौजूद है। वहीं साल 2017 में मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि भारत में करीब 40,000 रोहिंग्या आबादी अवैध रूप से रह रही है। सरकार की ओर से सदन में कहा गया कि महज 2 साल के अंदर ही देश में रोहिंग्याओं की आबादी 4 गुना बढ़ गई। देश में रोहिंग्या जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, दिल्ली NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में भी अवैध रूप से रह रहे हैं। हालांकि इनके लिए किसी भी जगह को आधिकारिक शिविर नहीं बनाया गया है। रोहिंग्याओं को लेकर यह आंकड़ा साल 2017 का है, लेकिन तब से लेकर अब तक हालात और बदतर हो चुके हैं। मीडिया को मिल रही जानकारी के अनुसार घुसपैठ लाखों की तादाद में हो रही है और रोहिंग्याओं की तलाश में देश के कई राज्यों में लगातार छापेमारी चल रही है। फिर वो हरियाणा हो, असम हो, राजस्थान हो या पश्चिम बंगाल, अलग अलग जगह छापेमारी में पुलिस कई रोहिंग्याओं को गिरफ्तार भी कर रही है। तो कुल मिलाकर जो 2017 में आंकड़ा 40,000 पर था, वो लाखों में
निश्चित तौर पर इस वक्त जा चुका होगा। जानकार भी ये मानते हैं। रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी शरणार्थी हो या रोहिंग्या गैर मुसलमान शरणार्थी हो, कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान में घुस गया है उसको बाहर निकालना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हिंदुस्तान के लोगों का रोजगार खा रहा है, वो हिंदुस्तान के लोगों के रिसोर्सेज को खत्म कर रहा है। उसको बाहर निकालना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हिंदुस्तान के व्यक्ति को नौकरी देना। आज अगर रोहिंग्या लोग या बांग्लादेशी मूल के लोग हिंदुस्तान में हैं, गैर कानूनी तरीके से हैं, और वो अगर एक व्यक्ति की नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो मजदूरी कर रहा है, तो वो मेरे हिंदुस्तान के किसी भाई का उसका हिस्सा मार के वहां पर नौकरी कर रहे हैं। तो पहली जिम्मेदारी सरकारों की है कि उनको चिन्हित करें और उनको तुरंत बाहर निकालना है।